It's 1850. हाँ देखिए, हम लोग सी टेट का क्वेश्चन पेडागोजी करने जा रहे हैं। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि पेडागोजी से 50% क्वेश्चन आएगा। पेडागोजी से 50% क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग पेडागोजी कर लेते हैं तो पास की गारंटी है। पास की गारंटी मेरी है कि आप लोग पास हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग आज से पेडागोजी क्वेश्चन करेंगे। आप 10 से 12 दिन के अंदर पेडागोजी अगर पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे निश्चित। देखिए, वो पेडागोजी हर में आता है। मैथ में भी पेडागोजी आता है, हिंदी में भी पेडागोजी आता है। यानी सब्जेक्ट वाइज तो पेडागोजी आता ही आता है। 50 नंबर का, 15 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का हिंदी में आएगा, 15 नंबर का लगभग आएगा। मैथ में आएगा 15 का लगभग। पेडागोजी जो विशेष पेडागोजी होता है उसमें तो सब का सब नंबर, सब का सब पेडागोजी रहेगा। तो लगभग 50% के नियर अबाउट आपको क्वेश्चन आ जाएंगे पेडागोजी से। अगर पास होना है तो आप पेडागोजी पढ़िए, पास हो जाएंगे। नंबर लाना है तब भी पढ़िए। नंबर अगर हाई लाना है तो पेडागोजी तो और ज़रूरी है। पेडागोजी से ही आप लोगों को नंबर, हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग इसमें से क्वेश्चन पहला है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पेडागोजी में सबसे जो आपको लगेगा कि जो आंसर दिया हुआ है सब सही है, लेकिन हमको उसमें से जो सबसे सही है उसको चुनना है, बाकी को नहीं चुनना है। सबसे जो सूटेबल हो, जो सबसे अच्छा हो उसको चुनना है। देखिए, बिहार में नहीं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। कह रहा है कि जो बिहार है के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है। अब हम आप लोगों को मैप के द्वारा माध्यम से समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, ये हमारा मैप है। इस मैप में देखिए आप लोग, बिहार यहाँ पे है, बिहार देख रहे हैं, बिहार, इसकी राजधानी पटना है। अब बिहार में देखिए, बिहार से जम्मू कश्मीर कहाँ है, इस दिशा में है। और गोवा कहाँ है, गोवा अपनी इधर चले आइए, ये आपका बिहार हो गया। बिहार से गोवा यहाँ पे है। तो इसके सापेक्ष यानी बिहार के सापेक्ष जम्मू, आपको ये दिया है कि जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर और ये आपका गोवा, ठीक, ये आपका गोवा, ये पूछ रहा है। अब देखिए, इसमें देखिए यहाँ से अगर देखिए इसमें दिशा का कैसे निर्धारण करते हैं। इधर आपका पूरब हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा, ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। ऐसे निर्धारण होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ऐसे आपका निर्धारण होता है। यानी इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ठीक। तो ये आपका पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये आपका सही होगा। सी, ठीक, सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ क्वेश्चन 2, कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। अब क्वेश्चन देखिए, ये अधिक नहीं पूछ रहा है, धीमी पूछ रहा है।
तो वाष्पीकरण की क्रिया कब धीमी होती है? वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? जब जैसे मान जाओ कि समुद्र है, नदी है, जल पोखरा है, मतलब तालाब है, उससे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, यानी जल का वाष्प के रूप में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प के रूप में वाष्प, ज़्यादातर जल वाष्पीकरण कब होता है? गर्मियों में ज़्यादा होता है, यानी तापमान वृद्धि होती है तब होता है। और एक क्या होता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा जिसका, उतना उसका वृद्धि ज़्यादा होगी, यानी वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। तो वृद्धि पर क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और तापमान पर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण किस पर डिपेंड करता है? वाष्पीकरण आपका क्षेत्रफल पर, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जितना तापमान अधिक रहेगा उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, यानी दोनों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। जितना क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा, तापमान अधिक रहेगा उतना क्षेत्रफल, उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। तो दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? वाष्पीकरण सबसे धीमा कब होता है? धीमा पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ना और लेकिन तापमान घटना, ये भी गलत है। सतह क्षेत्र घटना लेकिन तापमान बढ़ना, ये भी गलत है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र में कमी और तापमान में कमी, दोनों में कमी आएगी तो उसका वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। ये क्वेश्चन, ये डी आपका सही है, डी सही है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 दिया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल, ये 20 सही है इसमें। ठीक, इसमें 20 सही है। अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, हाँ ठीक, क्वेश्चन 4 देखिए आप लोग इसका। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ठीक ना, तो इसका डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की रिवाज है? स्थानांतरण खेती करने का रिवाज है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सही। दक्षिण गलत, उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये भी गलत, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये भी गलत, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक रिवाज है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं पूछ रहा है, सत्य नहीं है यानी गलत है, उसको पूछ रहा है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देता है, ये गलत है, तो इसी को पूछ रहा है, ये सही होगा। ठीक, ये सही होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है, मीथेन ये है, जल वाष्प ये है, यानी तीनों है। तीनों है का मतलब डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा, डी सही है। 8वां क्वेश्चन दिया है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? देखो ये ठंडे रेगिस्तान पूछा है, ठंडा रेगिस्तान पूछा है, रेगिस्तान नहीं पूछा है, ठंडा रेगिस्तान पूछा है, प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? इसको ध्यान देना कि ठंडे रेगिस्तान पूछ रहा है, बर्फ़ वाला इलाका पूछ रहा है आपको, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंड सर्दियाँ होती हैं, ये गलत। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होती हैं, ये आपका सही है।
ठीक ना, दृष्टि छाया में होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ताजमहल के पीले होने की निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड हाँ, सल्फर नहीं, क्लोरीन नहीं, यानी इसका बी सही है। बी क्या है इसका? बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10वां देखिए, क्वेश्चन आपको 10वां, ठीक ना, ये देखिए 10वां दिया है, क्वेश्चन 10वां दिया है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। गोलकोंडा किला किसने बोला? चोल राजवंश नहीं, चालुक्य राजवंश नहीं, कालतिक राजवंश हाँ ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर सी सही है, 10वां में सी सही है। अब ये क्वेश्चन ये मैथ का है, ठीक ना, हम लोग मैथ का जो क्वेश्चन है एकदम बारीकी से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से पढ़ेंगे, इसको रहने दीजिए, ठीक ना। जब मैथ का होगा तो एकदम इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखो अदिश राशि और सदिश राशि दो में कन्फ्यूज हो गया। अदिश राशि में क्या होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता, उससे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहते हैं। इसमें देखिए इस संवेग है, इसमें आपका दिशा भी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों है। अब इसमें भार है, भार में भी होता है, लेकिन द्रव्यमान में केवल परिणाम, द्रव्यमान में क्या है, केवल परिणाम है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण पुंज नहीं गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। पृथ्वी पर सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। देखो 10 kg है तो पृथ्वी पे क्या होता है, वो चंद्रमा और पृथ्वी के भार में अंतर होता है। अगर द्रव्यमान वहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी पे द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, बढ़ जाता है, और चंद्रमा पे उसका भार कम हो जाता है, ठीक ना, तो इसका सी सही है, ठीक। यानी पृथ्वी पर क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर भार क्या होता है, कम हो जाता है। 1/6 मल्टीप्लाई के रूप में बढ़ जाता है यहाँ पे पृथ्वी पर, और वहाँ पे कम हो जाता है, 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, 1 बिलियन का विघटन दर निर्भर करता है, किस पर, बिलियन विघटन दर किस पर निर्भर करता है, यानी आपको निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, ठीक ना। बिलियन का विघटन दर, कितना विघटन होगा, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा उसका विघटन उतना अधिक होगा, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन 16, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति। देखो सबसे उपयुक्त रणनीति पूछ रहा है, ये देखो 16 का ए है, कक्षा में बहस आयोजित करना, ये भी सही है। बी, समूह पर चर्चा करना, ये सही है, ये भी सही है। पोस्टर बनवाना, ये भी सही है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये भी सही है, यानी चारों सही हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे उपयुक्त रणनीति, सबसे उपयुक्त कौन सा सही है, इसे ये पूछ रहा है। देखो तो बच्चा को हम बहस करना तो सही है, चर्चा करना भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही है ये पौधा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने, एक पौधा लगाने को दें, उसको क्या जल पानी देने के लिए
प्रेरित करें, माने उसका पोषण पालन उस बच्चे पर छोड़ दें, उस पौधे को उस पर छोड़ दें तो क्या होता है, वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो इसका डी सही है, क्वेश्चन 16 का डी सही है। सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, इसमें सही सब है लेकिन उपयुक्त सबसे ज़्यादा ये डी सही है। अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उपयोग नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं, देखो नहीं पूछ रहा है इसमें कौन सा प्रासंगिक नहीं है, उसको प्रासंगिक है उसको नहीं लिखना है, उसको नहीं बताना है, कौन सा प्रासंगिक नहीं है उसको बताना है। इनमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना ये सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के लिए सीख मिलती है, ठीक ना, सीखने में मदद मिलती है, ये भी सही है। इस मिलती है और ये आपका देखो ये आपका यही था क्वेश्चन नंबर 16 17 ये ठीक ना था कि अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस विषय अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। ये है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करना ठीक किया, ये सही है। इनसे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी सही है, मदद मिली ठीक ना। अब इसके बाद ये इनसे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे बीमारियों समझने उन समुदाय को समझने का कहाँ समझ पाएंगे, ये तो बच्चों के लिए है सब ना, बच्चा करेगा तो सीखेगा, लेकिन उस समुदाय को उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, ये तो बच्चा कर रहा है, इसमें डी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ठीक ना, तो ये आपका डी सही हो जाएगा ठीक। अब देखिए क्वेश्चन 18, क्वेश्चन आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, ये पूछ रहा है ठीक। संज्ञात्मक दृष्टिकोण ये तो है, अनुभवात्मक दृष्टिकोण ये है, अन्वेषण का मतलब वार्तालाप एक दूसरे ठीक ना, ये जो वार्तालाप का माध्यम है ठीक ना, ये होता है वार्तालाप। अन्वेषण सबसे इसमें उपयुक्त है। अन्वेषण क्या है, सबसे उपयुक्त अन्वेषण है, ये आपका सी सही है। अब दिया है आपका क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। नहीं, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, ये भी नहीं। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। देखो एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जब कोई अवसर दिया हो और जो ये क्वेश्चन में निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो, क्वेश्चन क्या हो
पॉजिटिव हो, क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन हो पॉजिटिव हो, निगेटिव में ना हो। तो क्वेश्चन में अगर अवसर दिया रहेगा तो वो क्वेश्चन हमेशा सही होता है, हमेशा मतलब ज़्यादातर सही होता है। आप उसको हमेशा लगा के आइएगा, सही में लगा के आइएगा। अवसर, एक इसमें अवसर है, देखो इसमें किसी में अवसर नहीं है, लेकिन सी वाले में यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जब अवसर हो तो वो सही होता है, उसको आप लगा के आइएगा, वो आपका नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, देखो ये पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें नहीं है, तो इसमें अवसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन सी सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए बी, देखिए क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी दिया हुआ है आपको। इसमें दिया हुआ कि ईवीएस शिक्षण पद्धति में कक्षा में प्राप्त अधिगम को, शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य है। देखो कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो हमका उद्देश्य होता है, यानी उसको जीवन बाहर के जो दुनिया से जोड़ने के लिए, बच्चों को बाहर के दुनिया से जोड़ कर पढ़ाएंगे तो वो आपको जल्दी अधिक समझ में आएगा। क्या होगा, वो अधिक समझ में, तो उसको हमेशा जोड़ के, बाहर की दुनिया से जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। ठीक ना। तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, यानी हम अगर पाठ्य पुस्तक से बाहर जाएं तो उसको जल्दी समझ में आता है, तो ये सही है। वैसे पर्यावरण मुद्दों पर चिंताओं को लिंक करना है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम से बाहर जाना, यानी ये पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। ठीक, अब क्वेश्चन 20 हो चुका है, आगे क्वेश्चन कल से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। और जो ना आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, का जो मेरा नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत आपके चैनल पर आ जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगर पास होना है तो।